Namaskar, guys, and guys, basically the title name is Bangladeshi hates India. So I think no, পুরোপুরি no, কারণ আমরা অনেকেই আছি যারা হচ্ছে ইন্ডিয়াকে পছন্দ করি, ইন্ডিয়াকে ভালোবাসি, রেসপেক্ট করি, সম্মান করি, একটা বন্ধু দেশ। বাট আজকে এই ভিডিওতে দেখবো যে কেন ইন্ডিয়ানদেরও মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশিরা ইন্ডিয়াকে হেট করতেছে অ্যান্ড হচ্ছে বয়কট বাংলাদেশ এমন শুনতেছি। বাট রিজন কি এটা আজকে দেখবো। অ্যাজ এ বাংলাদেশি আজকে আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিব আর কি। সো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম এন্ড নবুদ্দা, দিস ইজ সেতু এন্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও এন্ড গাইজ ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू कर, लेट्स स्टार्टेड। में मालदीव के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है। कश्मीर में बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, गाइस गाइस सोशल অপোজিশন পার্টি যেটাতে বলছে, যারা জানো না, যারা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে দেখতেছো, এটা বলছে বিএনপি। ঠিক আছে, বিএনপি। আচ্ছা, তাদের কথা বলা হয়েছে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। मालदीव के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है। कश्मीर में बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। उनके रिलीजियस लीडर्स हिंदू टेक्स्ट को पॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश में लोग भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बांग्लादेश भारत से नफरत करता है? उन्हें ইয়েস গাইস, হি ইজ ট্রু। বিকজ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া খেলার টাইমে হচ্ছে কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেটা হচ্ছে পৈশাচিক আনন্দ, ভুয়া ভুয়া বলছে, কলাকার সাপোর্টার, যারা অনেকে জানো আমি এই সময় ভিডিও বানাইছি। অ্যান্ড আমি চাচ্ছিলাম যে 1971 সাল থেকে শুরু করে স্টিল ইন্ডিয়া ইজ হেল্পিং আস। অ্যান্ড সেই জন্য আমি বলেছিলাম যে এই সমস্ত বাধা বিপত্তি আসতেই পারে, বাট আমরা আমাদের বন্ধু প্রীতি এইটা বজায় রাখবো। বাট অনেকে রাখতে পারে নাই, ঠিক আছে। आजादी दिलाने में मदद करने के बावजूद क्या आज वहाँ के लोग भारत को दोस्त नहीं मानते? क्या मालदीव्स के बाद बांग्लादेश में ऐसे ही सेम कैंपेन शुरू होना बस एक कोइंसिडेंस है या जियोपॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग खेल? समझते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला और इसी कैंपेन के बेसिस पर मुइज़ु इलेक्ट होकर आए। ये कैंपेन बांग्लादेश को भी इंस्पायर कर रहा है। यानी अगर पावर पानी है तो एक विलन बनाना जरूरी है, जिससे फाइट करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया जा सकता है। और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश की ऑपोजिशन के लिए वो इमेजिनरी विलन है भारत। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है। वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% ही था और ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था, क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो ये कैंपेन क्यों? इस सवाल के जवाब तक हम इस वीडियो के एंड में आएंगे जरूर, लेकिन Guys, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड सब No comment. I'll say something after finish this video, okay? So don't skip. I think আমার সাথে থাকবা। আর আমার ভালোবাসার মানুষরা কই, প্লিজ হাত তুলো আর কমেন্ট করে একবার বলো জয় শ্রীরাম। তো লেটস गो। समझते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना में सीसीपी है या फिर सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी, वैसे ही बांग्लादेश में अवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी इलेक्ट होकर आई हैं। चलिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ब्रीफली समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और तब रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, और वो भी कैसे? 300 में से 293 सीट्स जीतकर। लेकिन उनकी सरकार 1975 में गिरा दी गई। 1975 में उनका असैसिनेशन हुआ और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल में चला गया। इसी दौरान 1978 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म की। 1981 में उनके असैसिनेशन के बाद उनकी विडो इस पार्टी की लीडर बनी। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था।
1991 में Her पार्लियामेंट्री name is सिस्टम Begum बांग्लादेश में Khaleda लौट Zia, आया, okay? लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। Ziaur फरवरी Rahman wife. 1996 में इलेक्शंस हुए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किए। एज अ रिजल्ट बीएनपी 300 में से 278 सीट्स जीती। पूरे देश में लोग स्ट्राइक पर चले गए और एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई। सिर्फ 12 दिनों में सरकार गिर गई और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा था। अवामी लीग 330 में से 146 सीट्स जीती और शेख हसीना पीएम बनी। अब 2009 से लेकर आज तक शेख हसीना ही पावर में है। ये हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे रिग्ड इलेक्शंस होने के आरोप तब अवामी लीग लगाती थी, वैसे ही कुछ आरोप आज बीएनपी लगाती है। जैसे अवामी लीग ने तब इलेक्शंस बॉयकॉट किए थे, वैसे ही बीएनपी अब इलेक्शंस बॉयकॉट करती है। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का पॉलिटिक्स इलेक्शन से ज्यादा मिलिट्री कू, बॉयकॉट और प्रोटेस्ट से मोटिवेटेड होता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन ऑपोजिशन मिसिंग है। आज की बात करता है। आज भी बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शंस होता है। इस साल के इलेक्शन में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट दिए और 300 सीट्स में से 216 सीट्स अवामी लीग ने जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शंस फेयर है ऐसा दिखाने के लिए डमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करते हैं जिनके अगेंस्ट उन्हीं के खुद के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इलेक्शंस रिग करने के, डेमोक्रेसी को मारने के काफी नूब तरीके भारत अपनाता है। अगर एक्सपर्ट तरीके जानने हैं तो हम हमारे नेबर से सीख सकते हैं। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस होते नहीं, या दो बांग्लादेश का ऑपोजिशन फेयर इलेक्शंस में शेख हसीना को हरा सकता है नहीं। क्या आपको पता है कि इस इंडिया आउट कैंपेन में सबसे फनी बात क्या है? ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है, बांग्लादेश से आउट है। ये है तरीक रहमान जो बीएनपी का एक मेन लीडर है लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भागकर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है। उस पर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी ने पिछले साल हिंदू स्क्रिप्चर्स को पॉर्न टेक्स्ट से कंपेयर किया था। वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग पैराशूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है। इस समय बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हो रहा है लेकिन इसका असली टारगेट शेख हसीना है। शेख हसीना ट्रेडिशनली भारत के काफी क्लोज रही है। उन्होंने अपने पिता के असैसिनेशन के बाद 6 साल भारत में बिताए। बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे 1996 में चुनाव में जीतने के बाद भी बीएनपी की सरकार प्रोटेस्ट की वजह से गिरी थी, वैसे ही आज शेख हसीना की सरकार गिर सकती है। यानी इन सारी बातों का कनेक्शन भारत से ज्यादा बांग्लादेश के खुद के इलेक्शन प्रोसेस से है। बीएनपी कहता है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, यानी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। इलेक्शंस बॉयकॉट करे वो और फिर उल्टा घूमकर कहे कि हम इलेक्शंस जीते क्यों नहीं। बॉयकॉट सिर्फ एक बहाना है, असली ऑब्जेक्टिव लोगों को भड़काना है, शेख हसीना को एक प्रो इंडिया लीडर दिखाना है। लेकिन जिस देश की 90% लैंड बॉर्डर भारत से शेयर्ड है, जिनके कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइज हमसे ही है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज है, जिनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, उनके लिए प्रो इंडिया होना ही फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की 3300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से भी बड़ी है। वैसे ही हम दो देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। बांग्लादेश में राइस, अनियन, सॉल्ट, अलग अलग स्पाइसेस, व्हीकल्स, पेपर, रबर, आयरन और स्टील, यहाँ तक चाय भी भारत से आती है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर 2 व्हीलर बजाज है। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसके लिए लगने वाला कॉटन भारत से आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत 12 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बांग्लादेश को भेजता है। तो इस हेट से भरे पॉलिटिक्स का नुकसान भारत के कुछ ट्रेडर्स को होगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना एक देश के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, हर साल हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश
बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? पाकिस्तान की एक गलती से बांग्लादेश जरूर सीखा है और उसने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। वो गलती क्या है समझाता हूँ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था पता है? -14%। और अब 2041 तक बांग्लादेश एक मिडिल इनकम देश बन जाएगा और आने वाले 2 सालों में लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिस्ट में से भी बाहर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एक नई चाबी मिली है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की इस नफरत के आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो पाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं नफरत की बात करता हूँ तो मैं हेट से जुड़े पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। जब तक पॉलिसीज का मेन ड्राइवर हेट होगा तब तक देश के एक्चुअल मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। ये लेसन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सीखने जैसा है। I admire शेख हसीना, I really do, क्योंकि वो सच में बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो अपने पूरे करियर में प्रो इंडिया रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने चाइना से भी दोस्ती बनाए रखी है। उन्होंने चाइना को एक सबमरीन नेवल बेस बनाने दिया है जो फ्यूचर में पीएलए की नेवी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकती है, जिसकी मदद से वो भारत पर भी अटैक कर सकते हैं। एक तरफ भारत से दोस्ती, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती। ये डबल गेम काफी स्मार्ट है। आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो, बांग्लादेश सिक्योर्ड है। अगर भारत के साथ संबंध खराब हुए तो चाइना तो है ही। एंड दैट्स ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर बांग्लादेश बट बैड न्यूज फॉर इंडिया। जैसे चाइना ने मालदीव्स की इंडिया आउट कैंपेन में मदद की, वैसे ही बांग्लादेश की भी मदद चाइना कर सकता है। भारत को डिप्लोमेटिकली घेर सकता है और भारत को इससे बचने की सख्त जरूरत है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में कहा था कि नेबरिंग देशों पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है और इस पर उनकी कड़ी निगरानी है। बच्चा बच्चा जानता है कि मालदीव्स में मुइज़ू ने इंडिया चाइना आउट कैंपेन बहुत चलाया और चालाक है यार। सोसाइटी के लिए एक फिक्शनल एनिमी क्रिएट किया। आज भी वो ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि भारत साउथ एशिया का एक बुली है। वो छोटे छोटे देशों के सामने टाइगर बनता है। वैसे सच्चाई तो ये है कि 36 साल पहले अब्दुल्ला लुतुफी ने जब मालदीव्स की सरकार गिराने की कोशिश की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पैराट्रूपर्स और वॉरशिप्स भेजे और ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स की मदद की। 2004 में जब मालदीव्स में सुनामी आया तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट रिलीफ मटेरियल लेकर मालदीव्स पहुंचे। आईएनएस मैसूर, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य खाना और दवाइयां लेकर वहां पहुंचे। 2014 में मालदीव्स में जब पीने का पानी नहीं था तब भारत ने ही उन्हें 375 टन ड्रिंकिंग वाटर दिया। 2020 में मालदीव्स में मीजल्स आउटब्रेक हुआ। उन्होंने डेनमार्क से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैक्सीन डिलीवर होने में एटलीस्ट 4 वीक्स लगेंगे। तब भारत सामने आया और हमने उन्हें वैक्सीन दिए और वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर। और कोविड के बारे में कौन भूल सकता है? 2021 में एस जयशंकर खुद 1 लाख वैक्सीन डोसेस लेकर मालदीव्स पहुंचे। आप ही हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या ये दोस्ती की निशानी है या दुश्मनी की। वैसे ही बांग्लादेश पर नजर डालते हैं। भारत ने बांग्लादेश की मदद कैसे की है? भारत दुनिया का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। 2010 में भारत ने बांग्लादेश के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया। 2015 में फिर से हमने $2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दी। इवन पिछले साल हमारे पीएम और बांग्लादेश के पीएम ने मिलकर 377 करोड़ की एक पाइपलाइन बांग्लादेश और भारत के बीच इनॉग्रेट की, जिससे भारत से डीजल बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट हो। इससे कॉस्ट भी बचेगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इस वीडियो का मुद्दा यही है कि कोऑपरेशन इज द की। पाकिस्तान के हर डायरेक्शन में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की डुरांड लाइन को ऑफिशियल नहीं मानता। ईरान पाकिस्तान पर मिसाइल्स छोड़ता है और भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहना। यानी सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, हर डायरेक्शन में पाकिस्तान ने एनिमीज बनाए हुए हैं और बांग्लादेश के ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में भारत ही है। इंडिया आउट कैंपेन जैसे मालदीव्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं, वैसे ही बांग्लादेश के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ाकर सरकार गिराना पॉसिबल है। ओके, तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं कि अगर बांग्लादेश जैसा देश भी इंडिया आउट करता है तो जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, जो बॉर्डर पे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आप कैसे लोगों को भारत में अंदर कर रहे हैं। I genuinely feel that if
Bangladesh says India out, then that is how we should retaliate. जो लोग illegally भारत को अपना घर मानते हैं उन्हें अपने सही घर भेज दीजिए. That is perhaps the best reply to Bangladesh out. Secondly, as a consumer मुझे लगता है कि हमें labels पढ़ने चाहिए, and I know that products from Bangladesh are really cheap. But ultimately, if every nation around India is going to keep saying India out to try and arm twist us and then suck up to China anyway, तो as a consumer हमें कहीं ना कहीं तो हमारा power दिखाना ही होगा, which we showed in the case of Maldives, and I guess it's time to show it in the case of Bangladesh also. इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट से ज्यादा सो कॉल्ड प्रो इंडिया गवर्नमेंट आउट कैंपेन, जिससे बांग्लादेश भी चाइना का पपेट बन सकता है, जैसे आज मालदीव्स है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू। তো গাইজ আমি বলেছিলাম যে ভিডিওর শেষে কিছু কথা বলবো। দেখো, এইটা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে 1971 সালে ইন্ডিয়া আমাদের যে পরিমাণে হেল্প করছে, ইন্দিরা গান্ধী তখন 1 কোটি মানুষকে আশ্রয় দিছিল। মানে এটার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ তাদের কাছে। অনেকে বলে হচ্ছে ইসের জন্য, স্বার্থের জন্য দিছে, বাট স্বার্থের জন্য দিলেও অন্য কোনো দেশ দিনে ইন্ডিয়া আমাদের দিছে। তো আমি মনে করি কি, দেখো, সেদিনও আমার এক ফ্রেন্ড আজিজুর রহমান, ওর হচ্ছে মানে চাচি অসুস্থ, দ্যাটস ওয়াই ইন্ডিয়া যেতে হচ্ছে। দেখো, আমাদের ইন্ডিয়া যেতে হচ্ছে বা আমাদের দেশে সুব্যবস্থা নাই। তো দেখো, এখন যদি চাচির কিছু হইতো তাহলে কি হইতো বলো? সেটা কি হতো বলো? তো আমার মতে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো মিটাইয়া আমরা একসাথে থাকবো। আর আমাদের বন্ধু দেশ, এখন আমরা যদি বিচ্ছেদ হয়ে যাই তাহলে অন্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আমাদের অ্যাটাক করতে পারে এনি টাইম। তো আমাদের সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। আর ভিডিওটা ছিল, অনেক স্টাডি করছে দাদা এবং দিদি, তাদের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক স্যালুট জানাই। তোমরা অনেক করছো, মানে স্টাডি করছে এই বিষয়ে জানার জন্য, জানছো। আর পরিশেষে একটা কথাই বলে, আমরা সবাই এক থাকি, মোরা এক বিন্দে দুইটি ফুল হিন্দু মুসলমান। আমরা ঠিক এইটা বলবো, মোরা এক বিন্দে দুইটি দেশ, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ। ঠিক আছে? তো সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। আর তুমি যে ভিডিও আমার দেখতেছো তার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। তুমি তোমার ফ্যামিলি নিয়ে অনেক ভালো থাকো। সো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম। নবদে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন। দেন গাইজ, ইফ ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো যাও, ফটাফট ভিজিট করো সেকেন্ড চ্যানেলটা, আর ওখানে কমেন্ট করে বলো, তাহলে তোমার নাম আমি পরবর্তী ভিডিওতে এখানে মেনশন করবো। ঠিক আছে? সো লাভ ইউ বস, লাভ ইউ।